महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे को लेकर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे अभी तक अपने सरकारी आवास जा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने महायुति की बैठक बुलाई जिसमें शिंदे नहीं पहुंचे। शिंदे का ये कहना है कि उनको बुलाया ही नहीं गया, और दूसरी तरफ ये कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ने अपनी अपनी बैठकें रद्द कर दी हैं। तीसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली में अजीत पवार गुट को अकेले मिलने के लिए बुलाया। तो आखिर क्या अब भाजपा शिंदे से अलग होने का मन बना चुकी है? कि आप शिंदे का पत्ता साफ होना तय है? कि अजीत पवार के साथ भाजपा अकेले सरकार में आएगी या फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे? क्या होने जा रहा है? महाराष्ट्र की इस गदर के पीछे क्या कुछ है? एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, महाराष्ट्र को बहुत करीब से समझने वाले अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, क्या अब भाजपा ने शिंदे का पत्ता साफ करने का मन पूरी तरह से बना लिया है? क्योंकि जो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने जो बात कही कि भाजपा ने मीटिंग बुलाई महायुति की, लेकिन उसमें शिंदे को नहीं बुलाया, शिवसेना को नहीं बुलाया, तो क्या अब ये स्पष्ट संकेत है कि शिवसेना अलग होने वाली है महायुति से? प्रज्ञा, कई कई थ्योरी फ्लोट हो रही है। देखिए, शिंदे का कुनबा हो या अजित पवार का कुनबा हो, ये सत्ता के बगैर नहीं रह सकता। बाहर से समर्थन वाली बात हो नहीं सकती। शिंदे जो मांग रहे हैं वो देने में बीजेपी को नानी याद आ रही है। दूसरी बात, एक थ्योरी ये भी महाराष्ट्र में, मैं अभी आज ही नागपुर से आया हूं, एक थ्योरी ये भी सुनने को मिली मुझे कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद अभी तक संघ से पार्टी की कोई बात नहीं हुई और संघ इसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड महसूस करता है। देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह नहीं चाहते, ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है। एक तबका ये भी चर्चा कर रहा है कि कहीं एकनाथ शिंदे का जो विद्रोह है उसका ट्रिगर पॉइंट अमित शाह जी तो नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का एक डिमांड ये भी है कि वो देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते, मराठा चाहते हैं, ब्राह्मण नहीं। तो कहीं एकनाथ शिंदे के कंधे से बंदूक तो नहीं चला रहे हैं। दूसरी बात, महायुति की बैठक हो और एकनाथ शिंदे को बुलाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये एकनाथ शिंदे के तरफ से कुछ लोग बयान दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अभी तक नहीं कहा रिकॉर्ड पे कि हाँ मुझे नहीं बुलाया गया। वर्तमान में ये जरूरी है कि शपथ विधि हो जाए। लेकिन सर, मुझे लगता है कट करे प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन एकनाथ शिंदे से पूछा तक नहीं, ऐसे लोग कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, इनफैक्ट शिवसेना के लोग कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है, एकनाथ शिंदे को बुखार है, फिर एकनाथ शिंदे का भी वायरल है, वो हुआ है उनको, तो या तो टेलीफोन पे बात हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 5 तारीख को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री की शपथ होगी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री अकेले शपथ ले या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार शपथ ले और शपथ लेने के बाद भी निगोशिएशन चलते रहे। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। मतलब नेगोशिएशंस चलते रहे, समझी नहीं, इस बात को थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। नेगोशिएशन चलते रहे मतलब जो मंत्री पद है, क्योंकि अभी सरकार केयर टेकिंग है, राष्ट्रपति शासन है, ठीक बात है। अभी आपको वो हटा के सरकार लानी होगी। और एक बार मुख्यमंत्री शपथ लेके सरकार चलना शुरू कर देंगे और फिर मामला पूरा फोकस्ड रहेगा मंत्री के बंटवारे पे। सारा झगड़ा मंत्रालय के बंटवारों पे है, राइट। उसमें फिर गिव टेक प्रेशर बहुत सारी चीजें होगी। अब मैं आपको थोड़ा 2014 में ले जाता हूँ। 2014 में महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और फिर बाकिर में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई। फिर मंत्रिमंडल के बंटवारे में, मंत्रालयों के बंटवारे में मामला खटाई में पड़ गया, तो देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली और शपथ लेने के बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई, विश्वास का मत लेने की बात आई, तब शिवसेना ने और ज्यादा प्रेशर देके के कहा कि यदि आपने अभी हमको हमारे डिमांड नहीं की तो हम विश्वास का मत बहिष्कार कर देंगे, और बहिष्कार किया। तो तब शरद पवार ने मदद करके सरकार को जितवा दिया विश्वास का मत।
और उनको फिर टाइम दिया 6 महीने का कि आप अपना नेगोशिएट करके, क्योंकि उसके बाद फिर विदर्भ का मुझे नागपुर में अधिवेशन था, तो उसके बीच में फिर शिवसेना वापस आ गई, ये नेगोशिएशन है। फिर होता क्या है कि यदि सपोज आज अजित पवार को लेके, अजित पवार मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की शपथ हो गई, तो सरकार तो आ गई सत्ता में, फिर शिंदे पे भी प्रेशर रहेगा उन्हीं के विधायकों का कि सत्ता में बने रहें, नहीं तो पुराने केसेस फिर खुल जाएंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब चलो ठीक है, वो होम की जगह 4 बड़े दूसरे मंत्रालय दे रहे हैं, वो ले लो आप, ये निगोशिएशन होगा। इसलिए बीजेपी भी वो प्रेशर प्रैक्टिस कर रही है। एक थ्योरी ये कहती है कि भाई वहां लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो एकनाथ शिंदे को ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहते हैं। तो एकनाथ शिंदे लीडर ऑफ अपोजिशन बन के करेंगे क्या? लाडली बहना वो क्लेम करते हैं और वो अपोजिशन में रहेंगे। एक आदमी को तो मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को, बाकियों का क्या होगा? पूरे कुनबे का, जो कपड़े सिलवा के बैठे हैं मंत्री बनने के लिए। कहा जा रहा है कि इससे महाविकास आघाड़ी का खेल समाप्त हो सकता है अगर वो विपक्ष में बैठते हैं तो। नहीं, महाविकास आघाड़ी का खेल कैसा समाप्त होगा? वो एकनाथ शिंदे को बार बार टारगेट करेंगे महाविकास आघाड़ी वाले, भले उनके नंबर 45 है, लेकिन लीडर ऑफ लेकिन जब भी सरकार के भाई विरोधी पक्ष क्या करता है, हर सरकार का समर्थन तो नहीं करेगा हर बात पे, तो आउटसाइड सपोर्ट हो गया फिर। तो 47 एक तरफ और 52 एक तरफ, 55 57 एक तरफ हो जाएगा। तो वो बार बार बताने का प्रयास करेंगे कि देखो ये बीजेपी की बी टीम है। इससे बदनाम कौन होगा? एकनाथ शिंदे होगा। एकनाथ शिंदे की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। फिर 5 साल सरकार जो करेगी वो सरकार का काम माना जाएगा, विपक्ष का थोड़ी काम, विरोधी पक्ष का थोड़ी काम माना जाएगा। तो ये सुइसाइडल काम अजित पवार नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं करेंगे, तुम्हारे शिंदे, एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे। अभी 5 तारीख को टाइम है, आज 2 है। लेकिन नाराजगी दिख रही है क्योंकि अभी वो अपने गांव से तो आ गए लेकिन अपने आवास नहीं गए हैं। वर्षा तक अभी तक उनके कदम पहुंच नहीं पाए, ठाणे में है। तो ये बीजेपी से इतनी दूरी क्या कह रही है सर? नहीं, ठाणे में इसलिए है वो क्योंकि वर्षा से तो सामान हटाना पड़ेगा ना अभी। भाई वो केयर टेकर है। जिस दिन चुनाव वो तय हो गया कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी दिन उनको तो हाउस खाली करना पड़ेगा। वो तो बैग वैग सब पैक कर लिए है। पूरी तरह से सरेंडर है मतलब एकनाथ शिंदे। सर होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सरकार में हैं। आप सिर्फ डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इतने मंत्रालय चाहिए, मुझे मंत्रालय में ये चाहिए। और यदि जितने आपके विधायक है उसके अनुरूप यदि मंत्रालय मिलते हैं आपको, पर बीजेपी के सबसे ज्यादा है तो उनको उतने लगेंगे। 130 है बीजेपी के। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति अनसर्टन है। यह मामला तभी बिगड़ सकता है जब अजित पवार, एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर बीजेपी छोड़ दें। राइट। यह मामला तब बिगड़ सकता है। लेकिन अजित तो पवार का कुनबा ईडी के, एकनाथ शिंदे की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है और अजित पवार के साथ देखिए मिलकर के बीजेपी आंकड़े तो ये बताते हैं कि जरूरत नहीं है। आंकड़े तो ये बताते जरूरत नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे यदि वापस चला गया शिवसेना में उद्धव ठाकरे के पास, तो फिर इसके 57 उद्धव जी की 11, 68 हो जाएंगे। विरोधी पक्ष भी हो जाएगा और फिर शिवसेना खत्म करने का जो आपका प्लान था उससे आप शिवसेना को जिंदा कर देंगे। फिर एकनाथ शिंदे 2.5 साल में क्या क्या गड़बड़ हुई, दिल्ली ने कितना पैसा लिया, सब बोलना शुरू कर देंगे। तीनों दल एक दूसरे की मजबूरी बन चुके हैं। लेकिन सर एक चीज है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है। प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि राव साहब दानकर ऐसे कुछ नाम है, राव साहब दानवे, उन्होंने बीजेपी के नेता है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर हम उद्धव ठाकरे के साथ लड़ते तो फायदे में रहती भाजपा के नेता है वो।
और शिवसेना के साथ आने के बाद तो उनका नुकसान हुआ है, जबकि शिवसेना बार बार ये बात, एकनाथ शिंदे ये बात बार नहीं, बार कह रहे हैं कि उनकी लाडली बहन की राव वजह से, उनके साहब कामों की दानवे वजह का से महायुति को वोट मिले। राव साहब दानवे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, हाँ, लेकिन ये उनका अपनी तकलीफ है, हम्म, क्योंकि राव साहब दानवे को लगता है कि वो जो लोकसभा चुनाव हारे उसके लिए एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए अब्दुल सत्तार जिम्मेदार है। अच्छा, ये मराठवाड़ा की राजनीति है। वो जालना से आते हैं, ये संभाजी नगर यानी पुराना औरंगाबाद से आते हैं, उस जिले से आते हैं, बिल्कुल सटा हुआ जिला है, मतदाता क्रॉस ओवर होते हैं। तो दानवे साहब को निपटाने का काम अब्दुल सत्तार ने किया, अब्दुल सत्तार को निपटाने का काम दानवे जी ने पूरे ताकत के साथ किया, लेकिन अब्दुल सत्तार नहीं निपट पाए। तो दानवे के लिए वो पर्सनल गर्ज है, उनका पर्सनल उनकी तकलीफ है, जो उनको लगता है कि शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के साथ जाते तो हम अच्छा होता, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जब थे ये तुम्हारे अब्दुल सत्तार, तब कंट्रोल में थे, तब दानवे को इतनी तकलीफ नहीं थी उनकी। वो एकनाथ शिंदे के जाने के बाद खुले छूट गए अब्दुल सत्तार, और उन्हें दानवे को निपटाया। इसलिए दानवे का ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट, अब व्यक्तिगत पीड़ा जो है वो बोल गए। लेकिन आप किस आंकड़ों के अधिकार से कहते हैं? शिवसेना के साथ जाते तो शिवसेना का वोट शेयर कितना है उद्धव ठाकरे का, और एकनाथ शिंदे का वोट शेयर कितना है? तो जिसका ज्यादा वोट शेयर है उसके साथ जाने में फायदा है या कम वोट शेयर के साथ जाने? तो राव साहब दानवे की पीड़ा वो व्यक्तिगत पीड़ा है, लोकसभा की जो हार हुई उनकी, उसकी पीड़ा है जो वो ये बोल रहे हैं। और तो सर वो अभी एकनाथ शिंदे को छोड़ेंगे नहीं खाली, अच्छा, एकनाथ शिंदे को सरकार का हिस्सा बनाएंगे। और बात भी नहीं मानेंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनकी जो शर्तें हैं वो इतनी बीजेपी के लिए ना घूटे बन रही है, ना मैंने क्या नीति बन कहा, रही है। हमेशा ऐसा होता है प्रज्ञा जी, पता पड़ा कि एकनाथ शिंदे के 57 में से 40 लोग उनको छोड़ के जाने को तैयार हो गए सत्ता में आने के लिए। फिर शिवसेना एक बार टूट सकती है। तो सर अभी होने तो को ये कुछ भी हो घोषणा, सकता है, बिल्कुल होने को होने कुछ को भी हो कुछ भी हो सकता है। सकती है, वो भी जिसके साथ बीजेपी हो तो कहा ही नहीं जा सकता। भाई एक जब टुकड़े के तुम्हारी कई कई जो टुकड़े हो उद्धव सकते ठाकरे की शिवसेना तोड़ी तो एकनाथ शिंदे की तोड़ने में क्या तकलीफ है? सही बात है। उद्धव जी को भी यही गुमान था कि मेरी सेना कोई तोड़ नहीं सकता, इनको भी एक गुमान है कि मेरे कोई लोगों को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन एक बार यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और अजित पवार साथ है तो उनके पास आंकड़ा तो पूरा हो जाता है। ऐसे में फिर महाराष्ट्र पुलिस काम करना शुरू कर देगी, ईडी सीबीआई पुरानी फाइलें खोलना शुरू कर देगी। हमने देखा ना, थोड़ा हुंकार मायावती जी ने देखा तो पूरा वो सैंडस्टोन वाला पूरा मामला निकाल के फिर रेड हो गई, मायावती जी चुप हो गई। आपने नीतीश कुमार को देखा, नीतीश कुमार ने थोड़े तेवर बदले तो तुरंत ईडी की रेड हो गई, अधिकारी उड़ गए, फिर वो चुप हो गए। महाराष्ट्र में परहेज थोड़ी है ईडी को, वो तो आपने जरूरत से ज्यादा जबान चलाई तो ईडी पहुंच जाएगी। और फिर देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि भाई देखो कितनी ट्रांसपेरेंसी, हम किसी को नहीं छोड़ते, जिसने भ्रष्टाचार किया उसको तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि अजित पवार अब भ्रष्टाचार नहीं, अब वो मतलब प्रशासन के ईमानदारी के पुतले हो चुके हैं। यदि महाराष्ट्र में कि सबसे ईमानदार नेता कोई होगा तो वो अजित पवार है आज के डेट में। अच्छा सर, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तो घोषणा हो गई है कि 5 दिसंबर को आजाद मैदान में मोदी का मतलब शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मोदी भी आएंगे। लेकिन बावनकुले ने ये बात अभी कहा है कि ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो क्या अब ये बावनकुले का संदेश ये भी है पीछे, ये है क्या सर कि शिंदे ना भी आए तो अजित पवार के साथ आ सकते हैं? बावनकुले को लोग नॉन सीरियस बोलते हैं। महाराष्ट्र के दो बड़े राजकीय दल जो है, ये उनका दुर्भाग्य है कि दोनों छिछोरे लोग वहां अध्यक्ष बने। प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले कांग्रेस के हैं और बावनकुले वहां के हैं। हाँ।
तो बावनकुळे ने ऐसे कई बार स्टेटमेंट दे के अपने स्टेटमेंट वापस लिए। हाँ, 5 तारीख को होना चाहिए बड़े लेवल पे, क्योंकि 5 तारीख के ज़्यादा खींचना, ये मैं लोगों के बीच में मैसेज अलग जाएगा। तो 5 तारीख को एक हो सकता है मुख्यमंत्री ही शपथ ले बस। और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाए। सदस्यों की मेंबरशिप, फिर स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर हो जाएगा। तो अजय सर, आप तो अंदर की बातें जानते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अभी साफ तौर पर क्या दिख रहा है, क्या होगा 5 तारीख मुझे को? साफ तौर पर ये दिख रहा है कि बीजेपी के पास भले ही अमित शाह नहीं चाहे, लेकिन एक ही ऐसा आदमी है, देवेंद्र फडणवीस, वही ये सरकार संभाल सकता है वर्तमान। ये जो 3 लोगों को संभालना, लेकिन फिर वो अमित शाह के रबर स्टैंप बनेंगे नहीं कि बनेंगे, ये अमित शाह को डर है। अमित शाह को रबर स्टैंप चाहिए। उनको ये भी लगता है कि एक मुख्यमंत्री यदि मोदी जी के खास आदमी बन गए तो फिर जो टकराव मोदी जी और अमित शाह जी में चल रहा है, उसमें अमित शाह मतलब मोदी जी को आप ताकत तो नहीं दे रहे। सारी जद्दोजहद वो है। और विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल और ये तमाम नाम है, लेकिन अब वो उनका कद देवेंद्र फडणवीस ने नहीं बढ़ने दिया। विनोद तावड़े को किसने निपटाया? चंद्रकांत दादा को किसने निपटाया? किसी आदमी ने निपटाया नहीं। तो चंद्रकांत दादा का कद देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा है। अच्छा। लेकिन वो संघनिष्ठ है, वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकते। वो संघ को डेडिकेटेड है, वो एबीवीपी से फुल टाइमर थे। तो कई पेच फंसे हैं प्रज्ञा जी। तो फिर मजबूरी का नाम देवेंद्र फडणवीस। वाह सर, ये तो महाराष्ट्र के आपने नई कहावत गढ़ दी। बस यही है अभी। और देवेंद्र फडणवीस इसके मजे ले रहे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस पर हम एक एक अपडेट आपको लगातार देते जा रहे हैं। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया, इतने दिन बीत गए, लेकिन भाजपा अभी तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। सोचिए कितना जबरदस्त कदर मची हुई है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जो होगा जैसा होगा आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए। अगर आप प्रज्ञा मिश्रा को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वाले आइकॉन वाले बेल को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय बताइए। चलते हैं, नमस्कार।